हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 10th NCERT मैथ एक्सरसाइज 1.3 का परिचय जानेंगे कि हाँ एक्सरसाइज 1.3 में क्या दिया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, परिमेय संख्या को प्रूव करना है। अपरिमेय संख्या को इसमें प्रूव करना है कि हाँ ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें जानना होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, तो हम तो अपने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन में हम बता दिए हैं कि हाँ परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा तो और आपको दो क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर ले रहे हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, और इसमें एक तो होता है पूर्णांक। ठीक है, ये होता है ये होता है बिना दशमलव वाला। क्या होता है? बिना दशमलव वाला। ठीक है, और ये होता है दशमलव वाला। ठीक है, वास्तविक संख्या एक तो होता है दशमलव वाला, एक बिना दशमलव। पूर्णांक में मान लीजिए -2, जीरो होता है, बीच में जीरो होता है और जीरो के इधर यानी दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर होता है, धनात्मक संख्या 1 2 3 ऐसा ही बढ़ते चला जाएगा। इधर जीरो के इधर नेगेटिव संख्या होता है -1 -2 -3। ठीक है, इधर भी ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और जीरो के इधर जो होता है पॉजिटिव, इसे कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत। और इसे धनात्मक संख्या। जो पॉजिटिव नंबर होता है जिसमें प्लस होता है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं, और इसी को प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसे शून्य संख्या कहेंगे। और इधर होता है ऋणात्मक होता है। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी 3 तरह का होता है। एक तो होता है शांत, जो पूरा कट जाता है, यानी भाग देने पे पूरा कट जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1/2 शांत है। कैसे? इसको भाग देंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा और 2 5 10 कट गया, तो कट जा रहा है ना, तो इसको कहते हैं शांत। ठीक है, एक होता है अशांत आवर्ती। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है भाग देने पे कटता नहीं है लेकिन रिपीट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1/3 भाग देंगे तो 0 पॉइंट हो गया, 3 3 9, ऐसा ही माने ये रिपीट होता रहेगा। 3 3 3, ये कभी नहीं कटेगा, तो इसी को कहते हैं 0.3 पर रेकरिंग। ठीक है, तो ये होता है 1/3 यानी 0.3 पर रेकरिंग। एक होता है अशांत अनावर्ती। क्या होता है? अशांत अनावर्ती। ये क्या होता है? ये कभी ना कटेगा और ना रिपीट होगा। ठीक है, जैसे √2 √3 यानी जिसका वर्गमूल ना निकले, जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसी को कहते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो ये दोनों होता है, ये दोनों को हम कहते हैं परिमेय, और इसे कहते हैं अपरिमेय। तो इसमें ज़्यादा हमें अपरिमेय के बारे में जानना है। क्या जानना है? अपरिमेय। तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय, तो सबसे पहले परिमेय संख्या वह होता है जो p/q के रूप में होता है, और वह संख्या परिमेय क्या होता है? परिमेय वह होता है जो p/q के फॉर्म में होता है यानी रूप में होता है। और क्या होता है? q = ≠0। यहाँ q 0 नहीं होना चाहिए, जो है q है यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। और क्या होता है? p और q पूर्णांक। ठीक है, p और q पूर्णांक। तो आपको तो ये परिमेय आ गया। अब अपरिमेय देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में नहीं होता है। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में नहीं होता है। q = ≠0, उसी को कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लोग परिमेय और अपरिमेय जान गए। अब देखिए, अब अपरिमेय क्या क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम निकाल रहे हैं। अब
कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इसको नोट करते चलिए, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय जान गए। अब देखिए, अब अपरिमेय क्या क्या हो सकता है। देखिए अपरिमेय, जिसका वर्ग मूल नॉन हो, यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकले, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, ऐसा ही, ठीक है। और अभाज्य संख्या भी, अभाज्य संख्या यानी वर्गमूल में अभाज्य संख्या भी रहता है। जैसे अभाज्य संख्या क्या होता है, वर्गमूल में 2, वर्गमूल में 3, वर्गमूल में 5, वर्गमूल में 7, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम आपको बता चुके हैं इसके पहले वाला एक्सरसाइज में। अभाज्य संख्या वो होता है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। जैसे 2 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 3 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, यानी अभाज्य संख्या उससे कटता है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो वर्गमूल अपरिमेय संख्या जान गए, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या वर्गमूल जिसका ना हो और अभाज्य संख्या हो। जैसे आप जान गए √2, √3, √7, यहाँ √8 भी, √10 भी, ठीक है। और ये तो अभाज्य संख्या हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए अगर हम कह दें कि हाँ, कि अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, उसको ऐड करना है, यानी जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या आएगा, तो थोड़ा सा वो भी हम लोग जान लेते हैं। मान लीजिए अगर हम परिमेय प्लस अपरिमेय करें, परिमेय प्लस अपरिमेय करें, ठीक है। परिमेय प्लस अपरिमेय करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। मान लीजिए एक परिमेय संख्या ले लिए जैसे 2, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या ले लिए √2। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो उतना ही हो जाएगा। इसमें तो रूट नहीं है तो ऐड नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इतना का सेम टू सेम हो जाएगा। अगर सेम रूट रहता तो क्या होता, गुना हो सकता है लेकिन जुड़ नहीं सकता है। अगर सेम रूट रहता जैसे 2 और √2, तब ये हो जाता 2 √2, सेम रूट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है देख लीजिए, हम तो देख लिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आता है, एक अपरिमेय आता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अपरिमेय। ऐसे क्वेश्चन आता है मैट्रिक एग्जाम में, आ जाएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ऐड करते हैं तो क्या आता है। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या, मालूम चल गया कि एक परिमेय को और एक अपरिमेय को ऐड करते हैं तो क्या होता है अपरिमेय। अगर हम कह दें दूसरा में कि अगर परिमेय में से अपरिमेय को घटाएं, क्या करें, परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या, क्या करें, परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो क्या आता है। देखिए परिमेय संख्या मान लीजिए 2 हो गया और अपरिमेय संख्या √2, तो 2 में से √2 नहीं जाएगा तो सेम का सेम हो जाएगा, 2 - √2। तो ये भी क्या, कौन संख्या होगा, ये भी होगा एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर हम कह दें कि रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस करें, यानी घटाएं, सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या आएगा, तो कहिएगा अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और तीसरा देखते हैं हम लोग, अगर हम तीसरा कह दें कि इरेशनल में से रेशनल को माइनस करें, यानी अपरिमेय में से परिमेय को माइनस करें, अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय। देखिए अगर अपरिमेय में से हम कह दें कि परिमेय को घटाना है तो अपरिमेय संख्या मान लीजिए √2 हो गया और परिमेय 2 हो गया, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, सेम हो जाएगा, सेम होगा। अच्छा मान लीजिए √5 ले लें और परिमेय संख्या 1 3 ले लें तो सेम का सेम हो जाएगा, तो क्या आएगा, अपरिमेय, ठीक है। तो क्या आता है यहाँ, सेम, अपरिमेय संख्या। देखिए ऐसा तो हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा 10th में देख रहे हैं, मैट्रिक में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम चौथा में कह दें कि रेशनल नंबर में इरेशनल से मल्टीप्लाई करें,
यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करें यानी गुना करें तो क्या आएगा, करते हैं। परिमेय संख्या गुना अपरिमेय। देखिए अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो क्या आता है, देख रहे हैं। परिमेय संख्या मान लीजिए 3 हो गया एक, और अपरिमेय संख्या √2 या √3 हो गया। देखिए 3 में √3 से गुना करें तो क्या आएगा, 3√3, 3√3। तो ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 3 यहाँ रूट आ गया ना, इसका रूट नहीं निकलेगा, तो ये कौन संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय आएगा तो यहाँ लिख देंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए अगर हम कह दें कि इरेशनल में इरेशनल से मल्टीप्लाई करें, इरेशनल में इरेशनल से, यानी अपरिमेय में अपरिमेय से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अरे परिमेय में अपरिमेय से किए हैं तो अपरिमेय आया है। अगर हम कह दें कि अपरिमेय में अपरिमेय से करेंगे तो सेम वही आएगा, अपरिमेय ही आएगा। लेकिन हम कह दें कि अपरिमेय में अपरिमेय से मल्टीप्लाई करें, क्या, अपरिमेय में अपरिमेय संख्या गुणे अपरिमेय। समझ रहे हैं ना आप लोग, अपरिमेय संख्या। देखिए अगर हम कह दें कि अपरिमेय में अपरिमेय से मल्टीप्लाई करना है तो कौन संख्या आएगा, थोड़ा यहां चेक करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा क्योंकि वीडियो को रोक रख के। ठीक है, देखिए कह रहे हैं अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करना है। अपरिमेय संख्या एक मान लीजिए √3 हो गया और एक हो गया मान लीजिए √3। देखिए भैया यहाँ क्या आ रहा है, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आ जाएगा, और √9 में से रूट हटेगा तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, यानी 9 का वर्गमूल हो जाएगा मेरा 3। ठीक है, लेकिन हम कह दें कि √3 में अगर √4 से गुना करना है तो √3 हो जाएगा, ये क्या होगा, 2 हो जाएगा, यानी 2√3। तो देखिए यहाँ तो परिमेय आ गया लेकिन यहाँ अपरिमेय आ गया, तो फिर क्या होगा, यहाँ बोथ होगा, यानी दोनों, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, यानी रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल भी। तो यहाँ लिख देंगे दोनों, यानी परिमेय या अपरिमेय। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इस पर बहुत सारा जो है अपने से क्वेश्चन करके देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तब इसके बाद देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, और इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो पढ़ेंगे कि हम लोग को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। अगर हम कह दें कि P एक अभाज्य संख्या है तो P क्या होता है, PA² को विभाजित करती है तो PA को भी विभाजित करेगी। कैसे देखते हैं, यहां मान लेते हैं, माना कि A एक अभाज्य संख्या है। हम कह दें माना कि एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये चाहे हम यहाँ पे P कर देते हैं क्योंकि P और Q हम लेके चलेंगे। मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्या होता, अगर P एक अभाज्य संख्या है, यदि हम कह दें कि P A² चाहे Q² यानी किसी मान लीजिए A² को विभाजित करती है। ठीक है, यदि P A² को विभाजित करती है, यानी A² को क्या करती है, P विभाजित करती है। यदि P A² को विभाजित करती है तो क्या होगा, करती है तो P A को भी विभाजित करेगी। कैसे करेगी, देखिए अब हम समझाते हैं, विभाजित करेगी। यही थ्योरम का हम लोग प्रयोग करके और √2 √3 √5 का सिद्ध करेंगे, उसको सिद्ध करेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे होता है, यही थ्योरम को यूज करके। देखिए हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कह रहा है, माना कि P एक अभाज्य संख्या है,
अभाज्य संख्या मान लीजिए 2 हो गया। कह रहा है यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है, तो p तो 2 हो गया और a स्क्वायर मान लीजिए a 5 या कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 4 हो गया। अगर a कोई संख्या है जैसे 4 हो गया, ठीक है, तो देखिए इसका स्क्वायर कीजिए। a यहाँ p बराबर इतना मान लिए और a बराबर 4। देखिए p बराबर कितना माने हैं 2 और a बराबर 4। तो क्या कहा है यहाँ, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, मान लीजिए p बराबर 2 हो गया, अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो देखिए a हम क्या माने हैं 4 माने हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 चौका 16। अगर 16 2 से विभाजित हो जा रहा है 8, 16 2 से विभाजित हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, तो p a को भी विभाजित करेगा। p क्या होगा, a को भी विभाजित करेगा, यानी इसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर कितना है 4, इसका स्क्वायर 16 है ना, तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना होगा 4 होगा। तो a हो गया, यही क्या हो गया, a हो गया। तो कह रहा है p जो ये p है a को विभाजित करेगा, तो a मेरा कितना है 4, तो विभाजित यहां कर दिया 2। तो वही कह रहा है, मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अब हम लोग जानेंगे सअभाज्य संख्या क्या होता है। क्या जानेंगे, सअभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए इसका भी यूज करने वाले हैं हम लोग, तो इस फॉर्मूला का यूज करवे ही करेंगे। लेकिन अब सअभाज्य संख्या, अगर हम कहते अभाज्य संख्या, देखिए बहुत बच्चे जानते होंगे कि हाँ सअभाज्य संख्या क्या होता है, यानी कोप्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोप्राइम नंबर। तो सअभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका HCF यानी मौसा निकालने पर सिर्फ 1 आए। जैसे मान लीजिए हम कह दें 3 और 4 का HCF कितना होगा, तो 1 होगा। इसी को कहते हैं सअभाज्य संख्या, यानी जिसका फैक्टर, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए, उसी को कहते हैं सअभाज्य संख्या, ठीक है। निकाल के देख रहे हैं यहाँ 3 और 4 का, 3 एकम 3, 1 3 कर गया, कितना आया HCF 3 आया, 1 आया। तो ये अभी आ जाता है, मैट्रिक में आ जाएगा कि सअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, तो अब क्या कहिएगा 1 होता है, क्या कहिएगा 1, ठीक है। तो सअभाज्य संख्या भी आप लोग जान गए। तो चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं अब इसी का यूज करते हुए चलिए एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि रूट 2, यहाँ पे रूट 2 ले रहे हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो जो बताए हैं कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, p a स्क्वायर को अगर विभाजित करती है, p a स्क्वायर विभाजित करती है, p क्या है, p एक अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या क्या हो गया मेरा 2 हो गया, ठीक है। अगर p a स्क्वायर विभाजित करती है, a स्क्वायर मान लीजिए मेरा 4 हो गया, a स्क्वायर विभाजित करती है, तो क्या कहेगा, हम क्या कहें कि 2 a को विभाजित करेगा, यानी p a को विभाजित करेगा, p क्या करेगा a को भी विभाजित करेगा, a मेरा क्या है 4 है, तो इसका भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो इसी आधार पे हम लोग इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें कौन सा विधि इसमें लगाना होगा, हमें विरोधाभास की विधि, हमें कौन सा विधि लगाना होगा, विरोधाभास, विरोधाभास, ठीक है, की विधि। ये आप लोग नहीं लिखिएगा, हम ऐसा ही लिख रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग नहीं लिखना है, सीधे हमें लगाना है विरोधाभास की विधि। तो इसमें क्या होता है, अगर हम कह दें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या यहाँ कह रहा है, तो इसको हम उल्टा विरोधाभास यानी उसके विपरीत हम लोग मानेंगे। तो मानेंगे यहाँ मानेंगे माना कि रूट 2, यहां देखिए क्या कह रहा है अपरिमेय संख्या, तो इसके विरोधाभास मानेंगे यानी इसके विपरीत उल्टा। तो माना कि रूट 2 एक अपरिमेय कहा है वहां, तो हम परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है। क्या माने हम लोग, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या यानी उसके उल्टा मान लिए। तो अब क्या करेंगे, परिमेय संख्या आप लोग जानते हैं कि p/q के रूप में होता है, तो इतना इक्वल टू p/q कर दे रहे हैं, रूट 2 इक्वल टू p/q,
ठीक है। और फिर क्या होता है, q इक्वल टू नॉट जीरो, यहाँ होता है q इक्वल टू नॉट जीरो, इसी को परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है, तो हम यहां मान लेंगे, यहां मानेंगे p और q, क्या p और q सअभाज्य संख्या है, p और q सअभाज्य संख्या है। आप लोगों को पता है कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, बताएं इसके पहले कि सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF 1 आता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म किसे कहते हैं, मान लीजिए अगर हम कह दें कि 15/20, इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा, इसको घटाएंगे, 5 से कट रहा है तो 3 5 5 3 15 5 होगा 20, अब आ गया 3/4, यानी इसके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उसी को कहते हैं सअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। यानी अब इसका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, 3 और 4 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। तो आप लोग यहाँ पता चल रहा है कि P और Q सअभाज्य संख्या है, तो इसका HCF कितना होगा, तो इसका HCF होगा 1 और इसका मौसा, तो इसको इंग्लिश में दे रहे हैं HCF इक्वल टू 1। ठीक है, देख लीजिए आप लोग कि P और Q सअभाज्य संख्या है और इसका HCF कितना है, 1 है, इसका HCF 1 है, यहाँ हाई लिख देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को यही लेके चलना है। अब क्या करना है, अब देखेंगे तो इसमें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ और देते चलिए, थोड़ा सा सुंदर लगेगा। ठीक है, और देते चलिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी इसका इसमें और इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा, √2q इक्वल टू p, इतना ही ना होगा, √2q इक्वल टू p। तो ये मेरा अब समीकरण 1 आ गया, क्या आ गया, समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करते हैं, ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप है कि इतना बार इतना और P और Q और इसका HCF 1 और समीकरण निकाल गया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, जो करेंगे वो लिखते चलेंगे। ठीक है, तब बेस्ट रहेगा, जो करेंगे वो लिखेंगे, दोनों पक्ष, यानी इसको भी एक पक्ष और इसको भी एक पक्ष कहेंगे, तो दोनों तरफ लिख रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, वर्ग करेंगे तो √2 का 2 हो जाएगा और क्यू स्क्वायर होगा, √2 का 2 और क्यू स्क्वायर होगा और फिर p स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग करेंगे √2 p का यहाँ वर्ग और इसका भी वर्ग करेंगे। ठीक है, और देते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा, p स्क्वायर, नहीं क्यू ना है, क्यू है, सॉरी क्यू है। ठीक है, क्यू स्क्वायर और ये मेरा हो जाएगा इक्वल टू p स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क करने पर यही ना आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब करेंगे क्यू स्क्वायर, देखिए इधर 2 गुना में है तो इसको भाग में ले जाएंगे, p स्क्वायर बाई 2। देखिए अब वही करना है जो वहां पे किए थे, क्या किए थे, यदि p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है, तो इसका जब स्क्वायर से विभाजित हो जा रहा है, यानी इसका वर्ग विभाजित हो जा रहा है, तो p भी विभाजित होगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो वही लिखेंगे, p स्क्वायर 2 से विभाजित है, p स्क्वायर 2 से विभाजित है, यहां लिखेंगे, यदि p स्क्वायर 2 से विभाजित है, यदि क्या लिखें, यदि p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। यदि p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखे, हम यहाँ लिखे कि यदि p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाज्य होगा, तो p भी 2 से विभाज्य होगा। तो अब क्या हो जाएगा मेरा, p/2 क्या होगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको स्टेप लाते हैं यहाँ,
यहाँ पी स्क्वायर बाई 2, तो अब हो जाएगा मेरा p बाई 2, तो p भी 2 से विभाजित होगा, यानी p भी 2 से विभाजित हो गया ना। तो अब हम p बाई 2 इक्वल टू कर देंगे कोई और, देखिए इसमें और इसमें डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, तो कोई आएगा ना रिजल्ट, तो उस रिजल्ट को हम मान लेते हैं c माना कि, यहां लिख देंगे, जो मानेंगे वो लिख लेंगे, माना कि लेट, मान लिए कि p बाई 2 बराबर मेरा क्या आ गया c। तो क्या होगा, अब इसको भी फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसमें इसमें और इसमें इसमें, तो p में 1 से करेंगे तो p में 1 से करेंगे तो क्या होगा p, और देखिए 2 में c से तो 2c। देखिए मेरा p का वैल्यू क्या आ गया, p का वैल्यू आ गया p बराबर 2c। तो क्या करेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो p कितना है, p यहां है, तो लिखेंगे 2q समीकरण 1, समीकरण 1 पहले लिख देंगे, तो समीकरण 1 है 2√2p q इक्वल टू p, यही ना है समीकरण, यही है, क्या है √2q इक्वल टू p। तो मेरा क्या हो जाएगा √2q, अब देखिए p कितना आया है 2c, तो 2c हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, फिर यही करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिख देंगे यहां दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो कितना होगा, इसका वर्ग करेंगे तो 2q हो जाएगा बड़ा 2q स्क्वायर, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर होगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, q स्क्वायर, ये होगा 4c स्क्वायर बटा, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में होगा, तो ये कट जाएगा, तो क्या होगा q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो फिर क्या होगा, अब हो जाएगा मेरा 2c स्क्वायर बराबर हम कर दे रहे हैं अब q स्क्वायर, 2c बराबर यहां कर रहे हैं। अब देखिए c स्क्वायर बराबर q, और इधर से क्या है गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे 2c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, लिख देना कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि हम कैसे किए हैं। तो फिर c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा q स्क्वायर बटा 2, यही ना होगा, c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा 2। तो अब देखिए क्या, फिर वही यहाँ पे क्या किए हैं, यदि p स्क्वायर 2 को विभाजित है तो p भी 2 से विभाज्य होगा, तो फिर वही करेंगे कि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो q भी 2 से विभाजित होगा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 2 से विभाजित है, यदि चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा, तो q भी 2 से विभाजित होगा। देखिए यहां यदि p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा, तो वहां q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी क्या होगा, q भी 2 से विभाजित होगा, तो लिखेंगे q बाई 2, क्या लिखेंगे जैसे यहां लिखे हैं p बाई 2, तो वैसा ही अब यहां लिखेंगे q बाई 2 इक्वल टू, अब मान लीजिए यहां तो c ले लिए हैं, अब वहां मान लीजिए कोई रिजल्ट आएगा, जैसे x y z कोई भी रिजल्ट आएगा, तो हम यहां d ले लेते हैं, क्या लेते हैं d लेते हैं, ठीक है, माना कि यहां मान लिए कि q बाई 2 t बराबर मेरा क्या आएगा d आएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 2d हो जाएगा मेरा ये, और q हो जाएगा, ठीक है। और फिर d का मान निकालेंगे, तो क्या होगा q बाई 2, d का मान निकालेंगे तो क्या होगा q बाई 2, चाहे 2d बराबर q रहने दीजिए, ये नहीं निकालेंगे, ठीक है।
Q बराबर 2D हो गया, यहाँ Q बराबर 2D, यहाँ P बराबर 2C। तो देखिए यहाँ अब हम लोग देख रहे हैं तो ये और ये क्या है, इसका गुणनखंड, यानी इसका गुणनखंड 2 आ रहा है। तो Q बराबर आप लिख देंगे 2D और P बराबर 2C। तो यहाँ लिख देंगे, इसको इधर कर दे रहे हैं, Q बराबर 2D और P बराबर P का मान कितना आया, P बराबर 2C। देखिए हम लोग क्या माने थे, यहाँ हम लोग माने थे P और Q सौभाज्य संख्या और इसका HCF सिर्फ और सिर्फ एक आएगा, लेकिन P और Q में यहाँ HCF देखिए क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, दोनों में सेम, यानी 2 दोनों में सेम आ गया। तो क्या आ गया मेरा HCF मेरा आ गया यहाँ 2 और हम माने थे 1। क्या माने थे, देखिए यहाँ हम माने थे HCF सिर्फ 1 रहना चाहिए। P और Q सौभाज्य संख्या और इसका HCF 1 है, लेकिन मेरा HCF वहां 2 आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। यहां लिख रहे हैं इसका स्टेटमेंट, ठीक है। यहां लिखेंगे P चूंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। चूंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए P और Q सौभाज्य संख्या नहीं है। लिखेंगे इसलिए P और Q अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। चूंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, तो इसलिए सौभाज्य संख्या नहीं है। सौभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका HCF सिर्फ 1 आना चाहिए, उसी को सौभाज्य संख्या कहते हैं, लेकिन उसका तो HCF 2 आ गया, तो इसलिए P और Q सौभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए √2 क्या है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए लिखेंगे इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे, कहेंगे अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। लिख देंगे अतः हमारा मानना गलत है। सही है बात, अतः हमारा मानना गलत है। कैसे, तो P और Q का गुणनखंड 2 आ गया और P और Q सौभाज्य संख्या नहीं है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हमारा मानना गलत है। हम यहाँ क्या माने थे, √2 एक परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ अतः हमारा मानना गलत है। क्यों, कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर क्या, कौन संख्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या। लिख देंगे इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आपको फिर मैं समझा दे रहा हूं। सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके विरोधाभास विधि हम लगाएंगे, यानी उसके सिर्फ विपरीत। तो कहेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होता है, जो P/Q के रूप में होता है। तो √2/1 P/Q हो गया, फिर Q = नॉट 0, तो P और Q सौभाज्य संख्या और इसका HCF, सौभाज्य संख्या HCF क्या होता है, 1 होता है। आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि सौभाज्य संख्या HCF 1 होता है। तो फिर इसमें तिरछा गुना कर देंगे और इसमें करेंगे तो √2Q हो जाएगा और ये P आ जाएगा, तो समीकरण 1 मान लेंगे। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। इस रूट को हटाना है, रूट को हटाने के लिए सिर्फ एक साइड वर्क करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा मेरा, इसलिए दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इक्वल रहेगा, ठीक है, इक्वलिटी रहेगा। तो इसलिए दोनों तरफ वर्क कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो इधर वर्क करेंगे तो अगर हम कहते हैं √3 का वर्क करने पर क्या आएगा, तो √3 का वर्क करेंगे तो 3 ही आएगा, √5 का 5 ही आएगा, ठीक है। वर्क करने पर सेम आता है, रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म होता है, तो 2 का 2 हो गया और Q² आ जाएगा, ठीक है, और P²। फिर क्या होगा, मेरा आ गया यहाँ Q² P² 2। तो हम आपको पहले इसको समझा चुके हैं कि यदि P² 2 से विभाजित है तो
P भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ P/2 कर दिए। मान लिए P/2 बराबर कोई रिजल्ट आएगा, P और 2 में विभाजित करेंगे तो C कोई रिजल्ट आएगा, तो माना कि C मान लिए हैं, ठीक है। तो P बराबर 2C आ गया। तो फिर हम क्या किए हैं, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो P का मान समीकरण 1 में रखे हैं, तो यहाँ 2Q बराबर P, तो 2Q बराबर P के जगह 2C लिख दिए। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 2Q बराबर 4, 2 दूना 4, C² हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे तो Q² बराबर 2C हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2C बराबर Q², अब इधर इसको लगे उधर इसको लगे, तो देखिए यहाँ गुना में इधर जाएगा तो भाग में आएगा, ठीक है। अब हम फिर वही करेंगे कि Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो Q/2 बराबर, अब फिर हम मान लिए यहाँ D मान लिए, यहाँ क्या मान लिए, यहाँ D मान लिए, ठीक है। तो D मान लिए, Q/2 में और डिवाइड करेंगे, Q मान लीजिए 2 है, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा D मान लिए। फिर 2D इक्वल टू Q आ गया, तो फिर Q को इधर लाएंगे तो मेरा हो जाएगा 2D और P बराबर मेरा 2C। देख रहे हैं तो दोनों में कॉमन फैक्टर मेरा 2 आ गया, चूंकि P और Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। देखिए P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, P और इस ऊपर वाला Q और नीचे वाला P, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए P और Q सभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब सभाज्य संख्या नहीं है तो यहाँ तो सभाज्य संख्या माने है ना, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या। तो हमारा मानना गलत था कि √2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए उदाहरण में दिया है एक, उदाहरण में यहाँ √2 की जगह √3, अगर हम कह देंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी पे लिख लीजिए, उसके बाद हम उदाहरण नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ उदाहरण नंबर 9 को ले लेते हैं, उदाहरण नंबर 9 को। देखिए उदाहरण नंबर 9 में क्या है, यहाँ √2 की जगह √3 है, यहाँ क्या है, √2 की जगह √3, तो वही लगेंगे विरोधाभास विधि, माना कि अब यहाँ √2 की जगह √3 ले लेंगे। देखिए अब कोई भी संख्या आएगा तो आप सिद्ध कर सकते हैं, 3 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ भी √2 की जगह √3 लेंगे, क्या लेंगे, √3 ले लेंगे, बराबर इतना हो गया। अब यहाँ भी √2 की जगह √3 ले लेंगे, ठीक है। वैसा ही अब इस यहाँ भी √2 की जगह √3 लेंगे, सिर्फ चेंज करते रहना है, सब अब ऐसा ही बन जाएगा, √3 होगा, ठीक है। अब यहाँ भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 3 हो जाएगा, अब यहाँ भी 3 हो जाएगा, ऐसा ही आपको करते चलना है, ठीक है। अब यहाँ 3, तो फिर यहाँ 3 से विभाज्य होगा, तो यहाँ भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ भी अब क्या होगा, अब तीसरा करने का गुना तो 3 होगा यहाँ भी, ठीक है। अब P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ अब √3 हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, √3 है, तो √3 Q हो जाएगा। फिर वैसा ही इधर भी √3 होगा, ठीक है। और इधर 3C है P का मान, तो यहाँ 3 होगा। अब ऐसा ही आप कोई भी प्रूफ कर सकते हैं, √5 √6 कोई भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ वर्क करने पर 2Q, देखिए अब यहाँ हो जाएगा 3Q, ठीक है। और यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9। अब देखिए इधर जाएगा तो 9/3 हो जाएगा, क्या होगा, 9/3 हो जाएगा। तो कटाएंगे तो क्या होगा, 3 1 3 3 3 9, यानी 3 3 का 9, यानी Q² बराबर 3C², ठीक है। तो यहाँ आप देखिए Q² 3C² बराबर Q², तो C² बराबर Q²/3, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, चूंकि √2, अब यहाँ होगा चूंकि Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य है, तो यहाँ अब 3 से विभाज्य है, अब यहाँ भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ भी 3 से होगा, ठीक है। तो यहाँ भी अब क्या होगा, 3 होगा, 3D, यहाँ भी हो जाएगा 3D, यहाँ देखिए 3C है तो यहाँ भी 3C हो जाएगा। अब कोई भी अंक बदल के आप अपने से एक भी चेक कर लीजिए, तो यहाँ अब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 होगा, तो यहाँ भी P और इस Q का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। वैसा ही सब सेम रहेगा। देखिए उदाहरण नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 NCERT का, एग्जाम्पल नंबर 9 है, ठीक है। NCERT का क्या है, एग्जाम्पल नंबर ये 9 है। तो वैसा ही आप लोग कर लीजिएगा, माने कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3/1 बराबर P/Q, तो Q = not 0, P और Q सभाज्य संख्या और इसका HCF सभाज्य संख्या HCF 1 होता है। तो कैसे होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो √3 बराबर Q हो जाएगा, और इसमें होगा तो P हो जाएगा, तो समीकरण 1 हो जाएगा। दोनों तरफ वर्क करेंगे सेम, तो वर्क करेंगे तो
इसका वर्ग हो जाएगा, तो इसका वर्ग 3 रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर, इधर गुना में है तो इधर भाग में चल जाएगा। फिर होगा यदि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो पी भी 3 से विभाज्य होगा। हम उसमें बताए ना कि अगर पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो पी भी 3 से विभाज्य होगा। तो p/3 बराबर कोई एक p/3 है तो यहाँ कोई रिजल्ट आएगा c, तो मान लिया कि c हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें गुना कर देंगे, तो यहाँ p बराबर 3 से होगा। अब क्या होगा, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को उठाएंगे यहाँ लाएंगे, तो समीकरण 1 को यहाँ ला दिए। अब p का मान 3 से यहाँ रख दिए। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या आएगा, 3 हो जाएगा और 9 और क्यू स्क्वायर बराबर इतना, तो क्यू स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 स्क्वायर बराबर इतना, तो c स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे वैसा ही, चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य रहता है तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। अब q/3 बराबर d, मान लिए क्यू में 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई एक वैल्यू आएगा उसको d मान लिए, तो माना कि अब 3d बराबर q हो गया। और फिर q बराबर 3d और p बराबर 3c, कॉमन आ गया 3, तो इसलिए p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, तो इसलिए p और q सभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए √3, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं आता, हमारा मानना गलत है। इसलिए √3, इसलिए क्या होगा, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10। हेलो दोस्तों, तो आइए अब हम लोग उदाहरण नंबर 10 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 9 देख लिए, अब उदाहरण नंबर 10 को देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे उदाहरण नंबर 9 में कि अगर अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना होगा तो इसके उल्टा यानी विरोधाभास विधि लगाएंगे, तो मान लेंगे कि इतना एक अपरिमेय संख्या है यहाँ पे, तो इसके उल्टा मानेंगे कि इतना एक परिमेय संख्या है, तो मान लेंगे। ठीक है, माना कि 5 - √3 एक कौन संख्या है, अपरिमेय है, तो हम परिमेय मान लेंगे। परिमेय संख्या है। आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में होता है। तो ठीक है, तो लिखेंगे 5 - √3 इक्वल टू p/q, और क्या होता है q इक्वल टू नॉट जीरो, q इक्वल टू नॉट जीरो, इसी को ना परिमेय संख्या कहते हैं, q इक्वल टू नॉट जीरो होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, p और q कोई पूर्णांक होता है। ठीक है, p और q कोई पूर्णांक। ठीक है, तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। तो देखिए इधर इतना बराबर यानी 5 - √3 बराबर p/q यानी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो p/q के रूप में है तो एक परिमेय संख्या हुआ। तो इसको अब क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं तो 5 ज्यों का त्यों रहने देंगे। और देखिए इधर एक प्लस में है, क्या चीज में है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, ये इधर माइनस में हो जाएगा, तो p/q। और इसको देखिए इधर माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये सिर्फ √3 होगा। ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 1 रख देंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 q का q हो जाएगा, और 1 में q से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो q होगा, q में 5 से गुना कर देंगे तो 5q। ठीक है, माइनस q में q से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 में p से गुना कर देंगे तो p हो जाएगा, बराबर √3। देखिए यहाँ p और q हम क्या माने हैं, कोई पूर्णांक माने हैं। अब यहाँ अगर p और q की जगह कोई पूर्णांक रख दे और इसको हल करें तो क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगा। लेकिन ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या बराबर नॉट अपरिमेय संख्या। देखिए क्या होता है, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या बराबर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। मान लीजिए 5q, अगर कोई पूर्णांक हम ले लें, क्या कहें, p और q कोई पूर्णांक हो तो p के जगह अगर हम 2 ले लें और q के जगह हम 1 ले लें। ठीक है, देखते हैं 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा। अब p के जगह हम 2 लेंगे
और यहाँ क्यू, क्यू क्या है, क्यू 1 है, तो 5 में से 3 गया तो 5 में से 2 गया 3, 1 बराबर 3। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय है और अपरिमेय है, तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं जाता है, तो लिखेंगे इसलिए हमारा मान्यता गलत है कि, लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि कितना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक कौन संख्या है, अपरिमेय। जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में उतारते चलिए। सबसे अपने से जो नोट्स बनाया था सबसे बेस्ट नोट्स होता है, इसलिए आप लोग इसको उतारते चलिए। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 11 को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग उदाहरण नंबर 11 को देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, और दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग फिर विरोधाभास की विधि लगाएंगे, यानी इसके उल्टा विपरीत। ठीक है, ये अपरिमेय दिया है तो हम परिमेय मानेंगे, माना कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या माना कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है, जो p बाई क्यू के रूप में होता है, तो लिखेंगे 3 रूट 2 बराबर p बाई क्यू, 3 रूट 2 बराबर p बाई क्यू, और q इक्वल टू नॉट जीरो होता है परिमेय संख्या। ठीक है, और क्या होता है p और q पूर्णांक। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे अब इसको। देखिए इधर गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, तो लिख देंगे रूट 2 बराबर p बाई क्यू, p बाई क्यू। अब भागा, ये क्या है, गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, करने आता होगा बहुत बच्चे को। ये कैसे होता है देख लीजिए, यहाँ ऐसे होता है p बाई क्यू, ये ऊपर का बट्टा अलग हो गया और इस नीचे का बट्टा अलग हो गया, ये बड़ा लाइन है, ये बड़ा लाइन है। जैसे हम लोग लिखते हैं 2/3, तो यही बड़ा लाइन है यहाँ। ठीक है, तो p बाई क्यू हो गया। अब क्या हो गया, गुना, भाग होता है, क्या होता है, भाग, 3/1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो p बाई क्यू होगा। इधर देखिए, इसको भाग में से हम गुना में चेंज करेंगे, तो गुना में चेंज करते हैं तो ये ऊपर चल जाता है और ये नीचे, तो 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो p में 1 से गुना करेंगे तो p हो जाएगा, 3 में q से तो 3q। ठीक है, तो चलिए अब लिख देंगे रूट 2 बराबर, यहाँ लिख देंगे p बाई क्यू गुना 1/3, हम लोग डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा, और हो जाएगा रूट 2 बराबर p/3q। ठीक है, देखिए हम लोग क्या माने थे कि p और q क्या हो, पूर्णांक हो, तो हम p और q की जगह कुछ रख के देखते हैं। ये हमारा परिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए p हम 5 रख दिए और q हम 2 रख दिए, तो 3 गुना तो 5/6, क्या परिमेय संख्या नहीं आया, परिमेय संख्या है। और ये तो देखने से ही पता चला कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, यानी इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया। तो आप लोग जानते हैं कि परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय बराबर अपरिमेय कभी नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपरिमेय इक्वल टू नॉट इक्वल टू परिमेय, परिमेय संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे हमारा मानना गलत है कि उतना परिमेय संख्या है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख देंगे, कुछ नहीं लिखना चाहता, इसलिए लिखेंगे हमारा मानना गलत है कि क्या 3 रूट 2 1 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। हम परिमेय संख्या मानते हैं, हमारा मानना गलत है कि 3 रूट 2 1 परिमेय संख्या है। तो हमारा मानना गलत है कि 3 रूट 2 1 परिमेय संख्या है, तो क्या कौन संख्या है, अपरिमेय हो गया, तो लिख देंगे इसलिए 3 रूट 2 1 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
तो ऐसा ही आप लोग सब सोल्व कर लीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, सब आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब आएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए अगर मैं इतना जितना पढ़ाया हूँ अगर आपको समझ में आया होगा तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो बच्चे को समझ में नहीं आता होगा ये देख के समझ में आएगा, और कमेंट करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।